प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार कुमावत नोबल एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास पर अपन डिस्कस करते हैं। मैंने इस क्लास से पहले आपको स्थिर वैद्युतिकी जो फर्स्ट इकाई थी, इसके अंदर मैंने आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा बता दी। जो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स था उसने क्या क्या किया वो बता दिया। घर्षण विद्युत की परिभाषा बता दी और उसकी जो टेबल थी वो बता दी और उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको मैंने आपको चित्र सहित अच्छे से समझा दिया। फिर इसका जो निष्कर्ष निकला वो मैंने बता दिया। अब इसी इकाई के फर्स्ट लेसन जो था अपना विद्युत क्षेत्र, इसके अंदर आज का जो टॉपिक है उस पर अपन डालते हैं एक नजर। तो आइए, वो टॉपिक जो है उसका नाम है आवेश। आवेश आवेश होता क्या है? देखो, किसी मान लो ये कोई पदार्थ है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। वापस सुन लो, किसी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो आवेश कहलाता है। मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि आवेश की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं बताई गई है। आज तक का रिकॉर्ड है कि आवेश जो है उसकी परिभाषा निश्चित कोई परिभाषा नहीं होती। प्रत्येक टीचर अपनी अपनी शैली के अकॉर्डिंग, अपने अपने तरीके के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा बनाते हैं और वो परिभाषा लिखाते हैं। बल्कि आपको मैं अपने तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट जो करवाए उन एक्सपेरिमेंटों से मिलती जुलती परिभाषा यहाँ लिखाने जा रहा हूँ, तो ताकि वो परीक्षा में जो डेफिनेशन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये कहा, किसी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। वह किसी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? धनावेश और ऋणावेश। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं आवेश का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में। इंटरनेशनल सिस्टम 1960 में 1960 के अंदर जो हमारी एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड, उस पद्धति को कन्वर्ट कर दिया किसमें? एसआई पद्धति में। जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो पद्धति थी, अंतर्राष्ट्रीय जो मेजरमेंट जो यूनिट थी अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई, उसके अनुसार इस आवेश का जो मात्रक बताया गया वो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भाई? कूलाम। कौन सी पद्धति के अनुसार होता है? एसआई पद्धति के अनुसार। जबकि यदि आपको सीजीएस पद्धति के अनुसार इसका मात्रक दिया जाए, कौन सी पद्धति के अनुसार? सीजीएस मतलब सेमी ग्राम सेकंड। आपको 11th क्लास में पढ़ा चुके हैं कि 3 प्रकार की पद्धतियां होती है, सीजीएस पद्धति, उसके बाद एमकेएस पद्धति, उसके बाद एफपीएस पद्धति और उनके बाद एसआई पद्धति का निर्माण किया गया था। किनके बाद? इन तीनों पद्धतियों के बाद कौन सी पद्धति का निर्माण किया गया? एसआई पद्धति के बाद एसआई पद्धति का निर्माण किया गया। तो सीजीएस जो है वो गॉसियन पद्धति भी कहते हैं इसको। कौन सी कहते हैं? गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। और जो एमकेएस पद्धति थी मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको जॉर्जी पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। किस पद्धति के नाम से जाना जाता था भाई? जॉर्जी पद्धति के नाम से भी इसे जाना जाता था। अब मैंने बात बता दी आपको, सबसे पहले आवेश की परिभाषा की, उसके बाद इसका मात्रक जो है एसआई पद्धति में इसका मात्रक कूलॉम होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। क्या होता है भाई? स्टेट कूलॉम। क्या होता है? स्टेट कूलॉम। दूसरी बात, आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फ्रैंकलिन होती है। क्या होती है? फ्रैंकलिन। क्या होती है भाई?
फ्रैंकलिन। उसके बाद आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई है, आवेश की कौन सी सबसे बड़ी जो इकाई है वो होती है फैराडे। क्या होती है? फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई। आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाई? फैराडे। इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। और कूलाम को किसे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ओके, अब बात करते हैं, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है भाई? 96,500 कूलाम। उसके बाद एक कूलाम, एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। कितना होता है? 3 × 10⁻9 ESU, जिसे कहते हैं ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻9 ESU, जहां पर इसका नाम ESU की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर वैद्युत इकाई। क्या है? स्थिर वैद्युत इकाई। उसके बाद एक ESU बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। क्या होता है भाई? और जो एब है, उस एब को यहां विद्युत चुंबकीय मात्रक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या माना जाता है? एब कूलाम को विद्युत चुंबकीय मात्रक भी माना जाता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मान लो ये कोई चालक तार है। यदि चालक तार पर यदि आवेश स्थिर हो, या अपन ये कह सकते हैं यदि किसी वस्तु पर आवेश यदि स्थिर हो तो उसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा भाई? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि कोई वस्तु है, यदि उस वस्तु पर यदि आवेश स्थिर हो तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि किसी वस्तु पर आवेश गतिशील अवस्था में हो, क्या हो? किसी वस्तु पर आवेश किस अवस्था में हो? गतिशील अवस्था में हो, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप होते हैं। आगे बात समझ में, तभी तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मान लो टेक्नीशियन होता है, लाइनमैन जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी में, और लाइनमैन कंस्ट्रक्शन का, मान लो जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है बाहर फील्ड के अंदर हैं, जाओ खेतों के अंदर कोई पिलर तार खींचने का या कोई काम करता है, उस पर अपन कभी कभार सुनते हैं यार फलानी जगह ये हादसा हो गया। वहाँ पर हादसा होने का मतलब कि भाई कोई जो लाइनमैन था वो काम कर रहा था अचानक, और वो मतलब उसमें करंट आ गया और वो वहीं खत्म हो गया। इसका कारण क्या होता है? और उनका सजेशन क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिशियन भाई काफ़ी नीचे काम कर रहा था लाइन के, लेकिन फिर भी वो खत्म हो गया, उसके अंदर करंट आ गया, 11 का करंट आ गया, 11,000 का करंट आ गया, 33,000 का करंट आ गया। तो इनका ये मतलब क्या हुआ कि क्यों? क्योंकि तब तक उस तार के अंदर, चालक तार के अंदर आवेश स्थिर अवस्था में था, तब तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न था। और जैसे ही उस चालक तार के अंदर आवेश गतिशील हुआ, मूव हुआ, तो उसके दोनों ओर क्या हुआ? उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो विद्युत क्षेत्र तो उसको मारने का काम करता है, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र था उसको खींचने का काम करता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों स्थितियां कब उत्पन्न होती है? जब आवेश या तो स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। तो ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहां से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आपके लिए पुटअप हो सकता है, तो आपको इन पर विशेष ध्यान रखना है कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, आवेश का मापने की छोटी इकाई कौन सी होती है, आवेश को नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, और एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। और एक ESU बराबर 1/10 एब कूलॉम होता है, जहां एब किस राशि को संबोधित कर रहा है? संबोधन कर रहा है विद्युत चुंबकीय मात्रक को। और भी इसके मात्रक है, जैसे आपने सुना होगा 11वीं में 10 की घातों के पूर्व लघु मान जो कौन कौन से? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरापीटा या डेसी, सेंटीमिलो, माइक्रो, नैनो, पिको हैं। इनमें जेटा, योटा, पेटा, ये जो है सारी की सारी चीजें, इनके ऊपर भी अपन क्या इनके मान ले सकते हैं।
तो कुल मिलाकर आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आवेश मैंने आपको कहा दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश। ओके, इतना काम होने के बाद अब बात करते हैं इसके विमा की। जो आवेश है इसकी विमा क्या होती है भाई। देखो सबसे पहले आवेश की विमा कैसे निकालेंगे अपन। सबसे पहले इसकी निकालेंगे अपन क्या, विमा। देखो हमारे पास परिभाषा थी धारा, करंट जिसे कहते हैं। करंट क्या होता है भाई, कोई चालक तार होता है, चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो उस मात्रक एम्पियर होने के कारण इसकी जो विद्युत धारा की जो विमा होगी वो होगी M0, L0, T0 और A1। क्यों, क्योंकि M0, L0 और T0 इन तीनों पर जीरो आने का कारण क्या रहा, इन पर कारण ये रहा कि मान लो जैसे हमारे से सब स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है भाई। अब 15 किलोमीटर से यदि अपन बाइक लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, किसी भी व्हीकल से आते हैं तो हमें कम से कम 5 या 10 मिनट तो लगती है। लेकिन क्या करंट को आने में 5-10 मिनट लगती है, नहीं लगती। तो इसीलिए अपन धारा का जो प्रॉपर टाइम है वो नोट नहीं किया, अपन ने नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या माना अपन ने, टाइम 0 माना। बात करते हैं लेंथ। तो ये जो धारा है वो लंबाई है। तो लंबाई जैसे मान लो कितने चारों ओर जाल, एक नेटवर्क फैला हुआ है करंट का, तो अपन क्या उसकी लंबाई को अपन प्रदर्शित करते हैं, नहीं करते, इसलिए भी क्या अपन 0 मानते हैं। और एक्चुअल में जो, अब मैं ये तो मानता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो मैं ये तो मानता हूं भाई द्रव्यमान तो है, लेकिन यहां इस दौरान अपन क्या है, द्रव्यमान को प्रदर्शित नहीं कर रहे, इसलिए इसकी विमा M0, L0, T0 और A1। A1 क्यों, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसलिए इस मात्रक के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, A1 लगा दिया। अब धारा का जो सूत्र था वो था I = Q/T। इसका सूत्र क्या था भाई, I = Q/T, जहां I करंट है, Q चार्ज है और T क्या है भाई, समय है। अब यहां से Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आवेश, और T किसको प्रदर्शित कर रहा है, टाइम को, मतलब समय, और I किसको प्रदर्शित कर रहा है, करंट को, मतलब धारा को। तो यहां से Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो I × T। तो आवेश की जब विमा निकलेगी तो देखो यहां पर इसके अंदर ना तो M है ना लंबाई है, क्या है, केवल यहां T है। और I के लिए अपन क्या लिख रहे हैं हमेशा, एम्पियर, तो क्या लिखेंगे, A1। तो ये इसकी विमा हो जाएगी। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी, M0, L0, T1 और A1। ओके, और ये विद्युत धारा जो होती है ये एक अदिश राशि होती है। तो कुल मिलाकर ये सारा का सारा था आवेश का एक डिस्क्रिप्शन, और मतलब एक वर्णन था जिसके बारे में अपन समझ लिया। अब बात करते हैं इसी पर आधारित पॉइंट की, आवेशों के गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं, आवेशों के गुणधर्मों की। तो सबसे पहले आवेशों के गुणधर्म के अंदर बात करते हैं अपन आवेशों के संरक्षण या आवेशों का संरक्षण नियम। सबसे पहला पॉइंट देखो, आवेशों का संरक्षण नियम या आवेशों का ऊर्जा संरक्षण नियम। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं, नंबर 1, आवेशों का ऊर्जा संरक्षण नियम। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था केवल ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता था भाई, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो वही क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ आवेशों का ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहना जा रहा है। जो आवेशों का ऊर्जा संरक्षण नियम है वो भी हमें यही बताना जा रहा है कि भाई जो ऊर्जा संरक्षण का नियम था वो का वही आवेश
आवेशों का ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सबसे पहले आपको किस प्रकार इसको लिखना है कि आवेश एक संरक्षित राशि होती है। क्या होती है? आवेश एक संरक्षित राशि होती है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और आवेश को नहीं क्या है, नष्ट किया जा सकता। उसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, अपने स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेशों का ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। देखो, आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है? देखो, नाम से समझ में आ रहा है, योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जैसे मान लो ये कोई एक वस्तु है। क्या है भाई? एक वस्तु। अब ये वस्तु की क्या है? एक समतल सतह है। क्या है भाई? समतल सतह। इस समतल सतह पर n आवेश वितरित है। n आवेश का मतलब Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, मतलब n आवेश वितरित है। तो इन सभी आवेशों का तुल्य आवेश ज्ञात करने के लिए इनका क्या कर देते हैं? बीजगणितीय योग कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता कहलाता है। वापस सुन लो, आवेशों की योज्यता का मतलब होता है आवेशों को जोड़ना। यदि किसी वस्तु की समतल सतह पर n आवेश वितरित हो, यदि किसी वस्तु की समतल सतह पर क्या हो? n आवेश वितरित हो, तो उन सब आवेशों का तुल्य आवेश ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय योग कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेशों की योज्यता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। ओके, ये था अपनी आवेशों की योज्यता। अब तीसरा है, जो आवेश है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। ध्यान से सुनना, आवेश जो है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, जिससे हम निश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि आवेशों की निश्चितता से क्या तात्पर्य है? क्या पूछेगा कि आवेशों की निश्चितता से क्या तात्पर्य है या निश्चरता से क्या तात्पर्य है? निश्चितता और निश्चरता, इन दोनों शब्दों से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपको क्या लिखना है? इतना लिखना है कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, जिससे हम क्या कहते हैं? आवेशों की निश्चरता या निश्चितता कहते हैं। ठीक, उसके बाद आवेशों का क्वांटीकरण। तीसरा पॉइंट हो ही गया। चौथा पॉइंट, आवेशों का क्वांटीकरण। यदि किसी भौतिक राशि का प्रवाह है, यदि किसी भौतिक राशि का प्रवाह सतत रूप से ना होकर, यदि किसी भौतिक राशि का प्रवाह सतत रूप से ना होकर किस में हो? विभक्त रूप में हो। यदि किसी भौतिक राशि का प्रवाह है सतत रूप से ना होकर किस में हो? विभक्त रूप में हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर, ये जो मान लो जो ये वस्तु है, इस वस्तु पर जो आवेश है, तो वस्तु पर आवेश का मान, जो वस्तु होती है उस वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात में कह सकता है Q बराबर NE। क्या कह सकते हैं? Q बराबर NE। यहां Q किसको प्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। N यहां पर प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, और E यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जिस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आगे बात समझ में। यहां से
किसी भी प्रकार का छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको मान लो ऐसे जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, माना ये फलानी फलानी वस्तु है, इस वस्तु पर 2 कूलाम आवेश वितरित है। इस फलानी जो आवेश है, इस जो फलानी वस्तु है, इस वस्तु की सतह पर क्या है, 2 कूलाम का आवेश वितरित है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको आवेश संख्या दे दी, और जो इस कैसे करेंगे, तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ था Q बराबर कितना, 2 कूलम, और n की संख्या पूछी है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, E। कितना हो जाएगा, Q बराबर E। तो Q का मान 2 कूलम है, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ओके, तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इस फॉर्मूले से। ओके, अब बात करते हैं कुल मिलाकर, सबसे पहला आवेशों का ऊर्जा संरक्षण नियम, सेकंड आवेशों की योज्यता, तीसरा था आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, जिसे आवेश की निश्चलता कहते हैं, और आवेशों का क्वांटीकरण। टोटल मिला के इन चारों टॉपिकों में से, इन चारों गुणधर्मों में से आपको एक न एक गुणधर्म अब की बार पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इन गुणधर्मों में से जो चारों क्वेश्चन थे, इन चारों जो पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों में से क्वेश्चन आए हुए 4 साल हो चुकी है। कितने साल? 4 साल। तो अब की बार हो सकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरा अनुभव ये कहता है कि क्वेश्चन 4 या 5 साल से रिपीट होता है, 4 या 5 साल से रिपीट होता है। 1 नंबर का अगर छोटा क्वेश्चन पूछता है तो आपको इन्हीं में से पूछेगा। ओके, 5वें गुणधर्म की बात करते हैं अपन, कूलाम के नियम की। कौन से? कूलाम के नियम की। तो देखो, तो मैं एक बार वापस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आवेश की परिभाषा मैंने बता दी भाई, किसी पदार्थ का वह गुण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। और उसके बाद आवेशों के गुणधर्म की बात करते हैं, और आवेशों के गुणधर्म से पहले जो चीजें मैंने बताई थी, बोर्ड पे लिखाई थी, उनको नोट्सों के अंदर ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से उनको लिखना है, ताकि आपको लंबे समय तक वो चीजें याद रहें। उसके बाद गुणधर्म के अंदर 1 2 3 4। ओके, अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, कूलाम का नियम। कौन सा नियम भाई? कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का नियम क्या कहता है। सबसे पहले तो देखो, एक चीज का आपको तो समझ में आ गई कि स्थिर विद्युत की जो है वो केवल 2 स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही होती है। किसके लिए होती है? 2 स्थिर या बिंदुवत आवेशों के लिए। तो उसी परिभाषा के ऊपर आधारित ये कूलाम, कुल मिलाकर कूलाम का नियम बनाया गया है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहता हूँ कि इस स्थिर विद्युत की जो स्थिर विद्युत का जो चैप्टर है, इसके अंदर एक तो जो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स था और एक कूलाम था। तो लगभग जो श्रेय था स्थिर विद्युत का, वो सारा का सारा श्रेय इन दोनों को दिया गया था। और जो कूलाम था उसको थेल्स की तुलना में सबसे अधिक वरीयता दी गई, क्योंकि इसने इस यूनिट का लगभग निचोड़ निकाला था इसने। ओके, तो इस कूलाम का जो नियम है, इसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा वीडियो होने की वजह से आपको कॉपी में लिखने और समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपका टाइम शॉर्ट हो और छोटा से छोटा वीडियो बने, ताकि आप उसको जल्दी से आप लिख पाओ। ओके, तो आशा करता हूँ इस जो कोविड-19 है, इसके अंदर आपने जो भी हमारे सरकार ने जो भी आपको बताया गई है, सूचना आपको दी गई, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साबुन से बार बार हाथ धोइए, तो इनका सबका पालन करें। तो ओके, ऑल द बेस्ट।